हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रुक्मणी रेलवे मैथ हम करा रहे हैं, जिसमें अभी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो 315 क्वेश्चन नंबर 1 से 315 तक प्रीवियस जो वीडियोस दे चुके हैं उनमें सॉल्व हो चुके हैं। और ये आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 316 यानी 316। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियोस आएगी, डेली वैसे वीडियो डालती हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। और इसको देखते रहिए, नई नई अप्रोच सीखते रहिए। ऑप्शन से किस क्वेश्चन को करना है, किसको बेसिक से करना है या किसको किस तरीके से करना है, वो आप तभी सीख पाएंगे जब डेली आप प्रैक्टिस करेंगे और वीडियोज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 316 से। दोस्तों 316 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या दिया है, 4 भिन्न दे रखी हैं और उनका हमको बढ़ते हुए क्रम में हमको लगाना है उनको। तो भिन्न है मेरे पास 13/21 है, 57/97 है, 52/94 है और 36/79 है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ भी नहीं दे रखा है, ना तो कॉमन डिफरेंस इनका बराबर है मैं देख रहा हूँ, और ना ही न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है। तो मेरा सिंपल सा तरीका है, मैं इसको सॉल्व भी कर लूँगा। मिनिमम पॉइंट के बाद 2 अंकों तक मैं इनको सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 130 हो जाएगा, और 21 छक दोस्तों होते हैं 126, 6 बार जाएगा। उसके बाद 4 बचेगा, पॉइंट लगा लूँगा तो ये 0.61 टाइम जाएगा। ऐसे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ दोस्तों तो आप सॉल्व कर लेना। इसका आएगा दोस्तों 0.58 आएगा। इस तरह से इसका आएगा दोस्तों 0.55 आएगा, और इसका दोस्तों आएगा 0.45। अब आपको देखना है सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा है 0.68, मतलब 13/21 मेरे पास सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखूंगा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भी बराबरी है। फिर देखूंगा दूसरे नंबर पे मेरी कौन सी भिन्न आएगी। तो अगर सबसे छोटे में बात करूं तो पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे नंबर पे मेरे पास ये आएगी दोस्तों 52/94। 52/94 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 90 मेज़ों का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर दिया है मुझे 60 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। तो इसे सॉल्व करूंगा तो 3 3 9, 3 दूनी 6। अगर यहाँ से सीपी अनुपात एसपी अगर मैं निकालता हूँ तो दोस्तों 2:3 आता है। मतलब 2 रुपये वाली चीज़ मैंने 3 रुपये में बेची है, तो 1 का लाभ हुआ है। कितने से हुआ है, 2 से इंटू 100। तो मेरे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा 50% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, 2 त्रिभुज दिए हैं आपको दोस्तों ABC और DEF समरूप दिए हैं दोस्तों। फिर आपसे पूछा है यदि BC बराबर 4 है, EF बराबर 7 है और ABC का क्षेत्रफल 144 है। इसका क्षेत्रफल दिया मुझे 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी 2 समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है हमेशा del1 अनुपात del2। अगर इसका क्षेत्रफल del1 मानूँ, इसका del2 मानूँ, तो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो संगत भुजा का मतलब है इसकी संगत भुजा अगर BC है तो इसके संगत इसकी भुजा होगी EF। तो BC/EF का होल स्क्वायर बराबर होता है, अगर ये वाली भुजा लेता हूँ तो AB/ED का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली भुजा लूँगा तो AC/DF का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी दे रखा होगा, यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे रखी है H1 और H2, तो H1/H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माध्य का दे रखी है, जो कुछ भी मुझको गिवन है, R दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है, तो उसके सबके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से अगर मैं del1 की बात करूँ, मेरे पास है दोस्तों 144। मुझे del2 निकालना है, मतलब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है, तो बराबर हो जाएगा BC मुझको दिए दोस्तों 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। EF मुझको दिया 7, 7 7 49 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा 16 निम्मा 144 आ जाएगा। तो del2 मेरे पास आ जाएगा 49 गुणा 9, जो कि आ जाएगा 9 9 81, 8 हासिल आ जाएगा। 9 चौक 36, 36 और 8 44, 441 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है।
यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? तो दोस्तों मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन में जा सकता हूं। किस तरह से जाऊंगा दोस्तों? मुझे दिया है, पहली कंडीशन दी है, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो अंकों का योग हो जाएगा 4 और 2 6, 6 चौक 24, तो संख्या भी 24 आ रही है और 4 गुनी भी हो रही है। अगर दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा, 2 और 1 3, 3 चौक 12, ये भी आ रहा है। 8 और 4 12, 12 चौक 48, ये भी आ रहा है। 6 और 3 9, 9 चौक 36, ये भी आ रहा है। पहली कंडीशन दोस्तों हर एक ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं दूसरी कंडीशन में जाता हूँ, कह रहा है प्रत्येक संख्या में यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, तो अगर दोस्तों मैं 27 जोड़ रहा हूँ, 24 में जोड़ रहा हूँ, तो 7 और 4 11 और ये बन जाएगा 5, 51 वो संख्या बन जाएगी। वो कह रहा है तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो अगर इसके अंकों का योग करूँगा तो आ जाएगा 6, 6 का 7 गुना दोस्तों होता है 42, लेकिन ये 51 है, तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मेरे पास 12 है। 12 में अगर मैं दोस्तों 27 जोड़ता हूँ तो 7 और 2 9, 3 39 हो जाता है, तो इसके अंकों का योग आ जाएगा दोस्तों 9 और 3 12, 12 7 84, ये भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है मेरे पास 48। अगर 48 में मैं 27 जोड़ता हूँ तो 8 और 7 15 हो जाएगा, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 75 हो जाएगा, और 7 और 5 12, 12 7 84, ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। अगला को ऑप्शन है मेरे पास 36। अगर 36 में मैं 27 ऐड करता हूँ तो 7 और 6 13, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, और अगर मैं इसमें इनको जोड़ूंगा तो 9 आएगा, और 9 7 दोस्तों 63 होता है, जो कि ये ऑप्शन मेरा मैच हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 320। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। तो अगर ये 17 मीटर है दोस्तों और एक ये 12 मीटर है, और ये एक उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब जो इनका जो धरातल से टिका हुआ होगा हिस्सा, उसकी जो दूरी है वो 12 मीटर है। एक ही समतल पे खड़े हुए हैं दोस्तों ये। फिर उससे पूछा उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी मुझसे पूछी है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा इस दूरी के लिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी। पूरी दोस्तों 17 थी, तो क्या ये 5 बची मेरे पास। अब ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और 5 और 12 का ट्रिपलेट बनता है दोस्तों 13 आता है, तो ये दूरी मेरे पास 13 हो जाएगी। बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री बनेगा। बाकी आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। 20 मीटर दोस्तों लंबी एक सीढ़ी है जो एक दीवार पर टिकी है। अगर ये 20 मीटर लंबी है और यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो पूछा है आपसे दीवार से सीढ़ी के पैरों की बीच की दूरी, ये दूरी आपसे दोस्तों पूछी है। तो आपको मैं बता दूं, ये आप फिगर याद रखिए कभी भी। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो दोस्तों ये 30 डिग्री होगा। इसके सामने होता है 1 यूनिट होता है, इसके सामने √3 यूनिट होता है, और इसके सामने 90 के सामने 2 यूनिट होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 90 के सामने 2 यूनिट है, तो यहाँ 30 के सामने दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 60 के सामने 10 √3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी दूरी। मुझसे पूछिए ये वाली दूरी पूछिए तो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। अगर मुझसे पूछा दीवार की ऊंचाई कितनी है तो 10 √3 हो जाता। तो इस तरह से मुझसे ये वाली दूरी पूछिए तो ये वाली दूरी हो जाएगी दोस्तों 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, और उनकी काम करने की दर का अनुपात, मतलब उनकी क्षमता का अनुपात दिया है दोस्तों मुझे 8:5, ये ए की है और ये बी की है। तो मुझसे पूछा है ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले मैं दोस्तों ज्ञात करूंगा कि टोटल काम मुझे करवाना कितना है। तो 40 दिन में काम कर रहे थे दोनों मिलके, तो दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे, 8 और 5 13 यूनिट करेंगे। तो 40 दिन में काम कितना करेंगे, 40 × 13, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। 520 टोटल काम हो जाएगा दोस्तों। मुझे किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए की क्षमता से मैं भाग दे दूंगा। तो 8 छंग 48 और 8 पंजे 40, 65 दिन में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बहुलक पूछा, और बहुलक मैं आपको बता चुका हूँ। बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है।
तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जो इसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार है? अगर मैं दोस्तों देखता हूँ 72 का रिपीटेशन एक भी बार नहीं है, एक ही बार आई है केवल। 74 मेरे पास 2 बार आई है। 75 1 2 3 बार आया है। और 73 मेरे पास 2 बार आया है। तो 75 ही का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है, 3 बार। तो मेरा बहुलक दोस्तों हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर मैं 3% अधिक नहीं देता तो मुझे 900 रुपये नहीं मिलते। तो 900 रुपये जो मुझे मिले हैं वो 3% अधिक की वजह से मिले हैं। और तो 6 वर्ष में 3% के हिसाब से क्या 18% मुझे दोस्तों अधिक मिल जाएगा। तो अधिक मेरे पास है 18%, और रुपए में बात करूं वही 18% मेरे पास 900 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपये। मुझसे पूछा है मूलधन होता है दोस्तों 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 5000, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 23 26, इनकी मुझे माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका में सबसे पहला काम दोस्तों मेरा रहता है, इसको मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा। तो सबसे पहले मेरा 11 आएगा, 11 के बाद दोस्तों आएगा मेरे पास में 23 आएगा, 23 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद 29 आएगा, 29 के बाद 39 आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक नंबर दोस्तों मिस हो गया मेरा। अगर मैं चेक करूं 11, 11 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 26, 29, ये दोस्तों यहाँ पर मेरा 31 मिस हो गया है। अब दोस्तों मुझे निकालनी है माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो n इक्वल टू है मेरे पास 7। तो माध्यिका होगी n + 1/2 मा पद। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 और 1 8/2, चौथा पद आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? 1 2 3 4, 26 मेरा दोस्तों माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? दोस्तों मुझसे मिश्रधन पूछा है, 2 वर्ष बाद पूछा है, लेकिन मुझे क्या दिया है? अर्धवार्षिक रूप से मुझे ब्याज निकालना है। तो अगर दर है मेरे पास 20% वार्षिक दी है मुझको, अगर मैं अर्धवार्षिक निकालूंगा तो अर्धवार्षिक आधी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो 10% का मतलब है दोस्तों 1/10। अगर 10 मेरा सीपी है, 10 मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो 1 उस पर SCI मिल रहा है मुझे। तो इस तरह से 11/10 मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? मिश्रधन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कितने का निकालना है मुझे? 80,000 का निकालना है। और 2 वर्ष का मतलब है 4 बार मुझे काउंट करना है, क्योंकि 1 वर्ष में 2 साइकिल बनेंगी 6-6 महीने की, तो 2 वर्ष में 4 बन जाएंगी। तो मेरे पास मिश्रधन आ जाएगा 80,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। अब दोस्तों मैं क्या सॉल्व करूंगा? 4 जीरो से मेरे 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगा। ऑप्शन मेरा ऐसा कोई भी नहीं जिसमें एक भी जीरो आ रहा हो, एक भी जीरो नहीं आ रहा हो, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ बी है जिसमें एक भी जीरो नहीं है। बाकी सब में अंत में मेरा कोई ना कोई जीरो है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जीरो चारों मेरे कैंसिल आउट हो गए हैं, तो मेरा आंसर में एक भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मैं यूनिट इकाई के अंक की बात करूं तो इकाई का अंक भी मेरा इन सब के अगर गुणा करूंगा तो 1 आएगा, और 1 की अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक मेरा 8 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन है बी नंबर। तो इस तरह से मेरा आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 8 के प्रथम 20 गुणक पूछ रहा है मुझसे। तो अगर मैं बात करूं तो पहला 8, फिर 16, फिर 24, इस तरह से जाएगा। तो मैं अगर 8 कॉमन ले लूं तो 1 2 3 इस तरह से 20 नंबर तक जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या हमारी बढ़ते क्रम में है जिसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो दोस्तों उसका अगर मैं माध्य निकालना चाहूँ या औसत निकालना चाहूँ, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्या होता है मेरा n + 1/2 माह पद मेरा क्या होता है? औसत होता है। तो इस तरह से 20 पद होंगे इसमें, तो 20 और 1 21/2, मतलब मेरे पास में 10.5 औसत आ जाएगा। कब? 1 से लेके 20 तक का। अब 8 के गुणज हैं, मतलब 8 से गुणा हो रही है, तो मैं औसत में 8 से गुणा कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आ जाएगा मेरे पास 8 × 5 = 40, 4
और 8 एकम 8, तो 84 मेरे पास दोस्तों आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो पी की औसत गति कितनी है? तो दोस्तों औसत गति मेरे पास होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर मैं बात करूं तो कुल दूरी मैंने कितनी, पी ने कितनी तय की है, 1 घंटे में 50 की है, तो 50 किलोमीटर यहाँ आ जाएगी। अगले 2 घंटे 70 किलोमीटर के हिसाब से चला है, तो 140 किलोमीटर यहाँ दूरी तय करेगा। टोटल समय उसको कितना लगा है, 1 घंटे पहले 2 घंटे, ये 3 घंटे लगे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूँ तो हो जाएगा मेरे पास 190/3। अगर मैं इसे भाग दूंगा तो 3 छक 18, 1 बचा, फिर 3 तियाँ 9, 63 पॉइंट कुछ ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे दिया है क्रॉस 393 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी संख्या x की जगह पे या क्रॉस की जगह पे क्या आएगी? तो इसको मैं x मानता हूँ, तो x 3 9 3 ये 11 से विभाज्य है। तो दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँगा तो x + 9 आएगा विषम स्थान के अंकों का योग, और सम स्थान के अंकों का योग आएगा +6। तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा, -6, या तो मेरे पास ये दोस्तों 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल 22 33 कुछ भी होना चाहिए। तो मैं इसे चेक करूँगा तो x + 9 - 6 3 आएगा = 0। अगर मैं इधर 0 के बराबर रख रहा हूँ तो -3 आ जाएगा, जो कि इस तरह से ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर मैं 11 रखता हूँ तो दोस्तों 11 के साथ मेरा आ जाएगा x = 11 - 3 = 8 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 8, तो वो सबसे छोटी संख्या 8, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर मैं पहली कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो प्रत्येक ऑप्शन में पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन पे जा रहा हूँ कि कह रहा है यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, जैसे 85 है मेरे पास, अगर इसको 58 बना दिया जाता है, अंक मैंने बदल दिया, तो ये 27 से घट जाती है, मतलब इनका डिफरेंस 27 होना चाहिए। तो 15 में से दोस्तों अगर 8 जाते हैं 7 बचते हैं यहाँ पर, और 7 में से 5 जाते हैं 2, जो कि मेरा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, मतलब पिता और पुत्र की बात करें, पिता और पुत्र का जो डिफरेंस है वो 26 वर्ष का है। फिर आपसे कह रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर 3 वर्ष बाद अगर रेशियो निकालूं पिता और पुत्र का तो आ जाएगा 3:1। फिर कह रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चाहे अनुपात 3 वर्ष बाद का हो चाहे 3 वर्ष पहले का हो, कभी का भी अनुपात हो, लेकिन डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। तो अगर यहाँ डिफरेंस मेरा 26 आ रहा है तो यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात करूँ तो दोस्तों 2 है, तो 2 की वैल्यू मेरे पास 26 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो 13 तियाँ 39 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 13 आ जाएगी। लेकिन ये 3 वर्ष बाद का अनुपात है, तो ये जो मेरी आयु निकल के आई है 3 वर्ष बाद की आई है। मुझसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो 36 वर्ष पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में छूट भी दे रखी है और लाभ भी दे रखा है तो सीधे आप CP मतलब क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य अगर निकालना चाहें तो आता है आपके पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है CP, और 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, ये आपका आ जाता है अंकित मूल्य आ जाता है। तो अगर डिस्काउंट की बात करूँ 10% का डिस्काउंट आया तो 90 आ जाएगा यहाँ पर, और 20% का लाभ हुआ है तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इनका रेशियो में निकालना चाहूँ तो 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3:4 रेशियो आ जाएगा CP का और MRP का अंकित मूल्य का। मुझे दिया है वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये दिया, मतलब 4 की वैल्यू 160 दी है, मतलब 40 गुना है, तो ये भी दोस्तों 40 गुना हो जाएगा, 120 मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, मूलधन कितना होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज मुझे 2 वर्षों में 1200 रुपये मिल रहा है, तो एक वर्ष में क्या 600 रुपये मिलेगा, एक वर्ष में 600 रुपये मिलेगा। और इस तरह से अगर 2 वर्षों की बात करूं तो 2 वर्ष में मेरे पास 1290 रुपये मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों हम जो ट्री बनाते हैं ना, ट्री में ये पी होता है, पी के बाद ये एस आई आता है, ये भी एस आई होता है। और अगर मैं 2 वर्ष की बात करूं तो अगर यहाँ पर मैं निकालता हूं तो ये सी आई मतलब इस पर R% निकल के आता है। वो ये क्या होता है, यहाँ पर जो ये होता है ये 2 वर्ष का सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है यहाँ पर जो निकल के आता है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पी मुझे निकालना है, 1200 रुपये मेरे पास 2 वर्ष का ब्याज है साधारण ब्याज, तो 600 रुपये मैं बांट दूंगा। अब यहाँ पर जो आएगा वो 90 रुपये आएगा, क्योंकि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है 1290, जो कि 1200 में पहले एसआई में बांट चुका हूँ, तो 90 रुपये यहाँ बच जाएगा, जो दूसरे साल का सीआई होगा। और ये होता है दोस्तों R%, तो मैं 600 पे अगर R% कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास 90 रुपये आना चाहिए। तो यहाँ से मैं R मेरे पास निकल के आ जाएगी 15%। अब R 15% आ जाएगी, तो ये 600 जो रुपये आया है ये P का 15% आएगा, तो P आ जाएगा, P का 15% है दोस्तों मेरे पास 600 रुपये, तो P आ जाएगा मेरे पास 15 चौका 60 40, तो P बराबर आ जाएगा मेरे पास दोस्तों 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी हमने सेम इससे पहले से मतलब एक पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। आपको क्या दिया है, सीपी और एमआरपी का आप रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 10 का है तो सीपी 90 आ जाएगा। एमआरपी होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस % होता है, तो मेरे पास 120 मेरे पास एमआरपी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करूँगा 3:4 मेरे पास आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा। मुझे दिया है अंकित मूल्य 320 रुपये, मतलब 4 की वैल्यू 320 दी है। क्या ये 80 गुना है, तो ये भी दोस्तों 80 गुना हो जाएगा, तो 8 तियाँ 24 240 रुपये मेरे पास दोस्तों क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 335, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये M1 D1 H1 अपॉन W1 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मुझे क्या कह रहा है, 30 आदमी हैं, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहे हैं और 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे निकालना है 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। मुझे डी निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लूँगा दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक 16 और यहाँ से 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, तो डी बराबर आ जाएगा मेरे पास 10 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात था 3:2 और 4 वर्ष बाद, ये था दोस्तों 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 8:7, 4 वर्ष बाद हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे क्या करना होता है, इनके बीच का रेशियो बराबर करना होता है। मैं चेक करूँगा इनके बीच का रेशियो या डिफरेंस इनका बीच का बराबर है, तो 3 और 5 प्लस 5 और यहाँ भी प्लस 5 डिफरेंस बराबर है, तो मुझे कुछ भी ऑपरेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस है 5, लेकिन अगर मैं वर्ष की बात करता हूँ, ये 6 वर्ष पहले का है और ये 4 वर्ष बाद का है, तो क्या इसके बीच में 10 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। तो 5 की वैल्यू दी है मुझको 10 वर्ष, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 वर्ष आ जाएगी। अगर मैं पी की आयु निकालूँ तो पी की आयु हो जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये 6 वर्ष कब की आएगी दोस्तों, 6 वर्ष पहले की। लेकिन मुझसे पूछा है पी की वर्तमान आयु कितनी है, तो 6 वर्ष इसमें और ऐड कर दूंगा, तो इस तरह से 12 वर्ष पी की वर्तमान आयु आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे दिया है R019,
11 से विभाज्य है, तो मैं वही करने वाला हूँ। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर मैं 0 या 11 के बराबर करने वाला हूँ। तो इस तरह से r प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो 0 - 9 इज इक्वल टू मैं 11 कर लूँगा। तो 11 कर लूँगा या मैं 0 कर लूँगा, मैं देख लूँगा अभी। r प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से r इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस 10, r बराबर आ जाएगा 1। इस तरह से मेरा दोस्तों आंसर होना चाहिए 1। हाँ दोस्तों, मैंने एक गलती कर दी इसमें, आपको ये मैंने प्लस कर दिया है। सम स्थान के अंकों का योग 0 + 9 आएगा, मैंने माइनस कर दिया था। तो 0 + 9 हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास -9 आएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा दोस्तों ये r - 8 इज इक्वल टू, अगर मैं 11 लेता हूँ तो इस तरह से मेरे पास ये अगर 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये मेरे पास 2 अंकों की संख्या आएगी। तो इस तरह से मैं 11 नहीं लूँगा दोस्तों, या फिर अब मुझे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि r एक की नंबर है, यहाँ पर संख्या नहीं है, एक डिजिट में होना चाहिए। तो मैं 0 लूँगा तो r उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो r मेरा आ जाएगा दोस्तों 8, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें आपसे ये पूछा बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर पहली वाली कंडीशन अप्लाई करता हूँ, हर एक ऑप्शन में दोस्तों पहली वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है मेरी। अगर मैं दूसरी कंडीशन पे आता हूँ तो अगर मैं संख्या 45 लेता हूँ तो अगर इसके अंकों का योग अगर मैं चेंज करता हूँ तो 54 आएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या दोस्तों 27 है, 45 से कम हो जाती है, 45 होना चाहिए, जो कि नहीं है दोस्तों। अगर मैं 72 लेता हूँ और संख्या के अंकों को बदलता हूँ तो 27 आएगी। अगर मैं इसको डिफरेंस अगर इसका निकालता हूँ तो 12 में से 7 गए तो दोस्तों 5 बचे, और इधर 6 में से 2 गए तो 4 बचे। इस तरह से 45 डिफरेंस आ गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं भी दोस्तों कंफ्यूज हो गया। इसमें पूछा गया है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन जो मेरा आंसर 72 जो आया है ऑप्शन नंबर बी, वो संख्या होगी एग्जैक्ट, लेकिन मुझसे बदली हुई संख्या पूछ रहा है। तो बदली हुई संख्या दोस्तों हो जाएगी मेरे पास 27। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो आंसर डी होगा मेरा, इसका ऑप्शन का 338 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी होगा मेरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, तो इसमें 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे दोस्तों। अगर मैंने माना दोस्तों 5 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास, x मान लिया, तो 10 पैसे के दोस्तों मेरे पास कितने हो जाएंगे, 90 - x हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से इनका मूल्य निकालना चाहूँ, रुपए में चेंज करना चाहूँ, तो 5 पैसे का मतलब होता है दोस्तों 1/20 रुपये, और 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं 5 पैसे के x सिक्के अगर रुपए निकालूँ तो x/20 आ जाएगा, प्लस 10 पैसे के मेरे पास 90 - x सिक्के अगर यहाँ से रुपए निकालूँ तो 90 - x/10 आ जाएगा, जो कि इक्वल टू बराबर हो जाएगा मेरे पास में 7 रुपये के। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 20 मेरा LCM आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दोस्तों x + 180 - 2x = 7 आ जाएगा। तो यहाँ से -x + 180 = 140 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से मेरे पास x = 40 सिक्के आ जाएंगे, जो कि x मैंने क्या माना था, 50 पैसे के सिक्के माने थे। और मुझसे पूछ भी रहा है 50 पैसे नहीं, सॉरी 5 पैसे हैं दोस्तों, 5 पैसे के सिक्के माने थे। तो मुझसे पूछा भी सवाल में यही है 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो आंसर मेरा हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। कल 340 से अगले करने वाले हैं क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय।